बिल्कुल ये शादी जो है वाइड एब इनिशियो हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 4 जो है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 वो क्लियरली बताता है कि जो शादी के इसेंशियल कंडीशन होते हैं उसमें एज भी एक इसेंशियल कंडीशन है, जो अनिवार्य शर्त है। अनिवार्य शर्त में यह है कि लड़का 21 साल मिनिमम होना चाहिए, लड़की 18 साल होनी चाहिए। जो मोनालिसा नाम की महिला है उनकी शादी को लेकर के, उनके जन्म तिथि को लेकर के ये जांच निकल के आई है और केरल से लेकर के मध्य प्रदेश तक उनकी जो उम्र है वो 16 साल 2 महीने है। कि जिस तरीके से चीजें घटनाक्रम हुआ था उस टाइम, तो उसको लेकर के अब जांच जारी है। उस पे खारगोन में उनकी FIR हो गई, अभी फिलहाल पॉक्सो हुई। चूंकि ये जनजाति से आती है तो जनजाति में ST एक्ट भी लगेगा उसमें। वो तो सबसे पहले एक नाबालिग हैं। पहले जो बोल रही थी कि मैं अपने माता पिता को भगवान मानती हूँ, और उसके बाद ये बोलती है हमारे माता पिता कौन है जो मेरी जिंदगी के बारे में फैसला ले सकते हैं। इसमें जितने एक एक्ट में धारा होते हैं, अगर उतनी धारा भी लगा दी जाए उनके खिलाफ तो वो कम नहीं है, क्योंकि इसमें पॉक्सो का भी केस लगेगा, सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ और फोर्जरी का भी केस लगेगा। मोनालिसा महाकुंभ के अंतर्गत रुद्राक्ष की माला बेचती थी, जिससे कि एक हिंदू धर्म के होने का संदेश जाता था। सोशल मीडिया के जमाने में कब किसको कितनी शोहरत मिल जाए उसका पता नहीं होता। उस शोहरत के बाद कई बार ये लगता है कि जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। ऐसा ही एक मामला कुंभ मेले से निकली वायरल गर्ल मोनालिसा, कोई माला बेचने वाली, जिसको हमने सबने कहा, जिसने कहा इस बहुत सुंदर बच्ची है, बहुत अच्छी आंखें हैं इसकी, इसको तो फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए, तो किसी भी फिल्म की हीरोइन को मात दे देगी। और चर्चा में आई, एक फिल्म निर्माता ने उनकी हेल्प भी करने कही, सनोज मिश्रा उनका नाम है, तो ये वो लगा कि भाई इसकी अब ज़िंदगी कुछ बेहतर संवरने वाली है। लेकिन इसी बीच एक मामला होता है। अचानक मोनालिसा एक फरहान नाम के शख्स के साथ दिखाई देती है कि उससे शादी हो गई है, केरल का वो रहने वाला है। लेकिन आज पूरा मामला पलट गया। खारगोन में जो राष्ट्रीय, उसे क्या बोलते हैं, NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, उसने एक अस्पताल के कागज में मोनालिसा का जन्म तिथि निकाली, वो 2009 निकली, और इस हिसाब से वो सिर्फ 16 साल की। इससे क्या फ़र्क पड़ा? इससे फ़र्क ये पड़ा कि अब फरहान के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई हो जाएगी, और क्या क्या होगा, उस पर क्या क्या मामला आगे बढ़ेगा, इसको समझने के लिए वकीलों का पूरा एक पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले हमारे दाएं साइड में सूरज कुमार झा जी हैं, विशाल सिंह जी हैं, सर आपका सूर्य प्रताप जी हैं। तीनों लोग हैं, एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगा, जैसे ये उम्र 16 साल होती है तो सबसे पहले वो जो शादी की गई है, कई लोगों के दिमाग में होगा वो तो इस्लाम में 16 साल में हो जाती है, ये शादी का क्या होगा? बिल्कुल ये शादी जो है वाइड एब इनिशियो हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 4 जो है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 वो क्लियरली बताता है कि जो शादी के इसेंशियल कंडीशन होते हैं उसमें एज भी एक इसेंशियल कंडीशन है, जो अनिवार्य शर्त है। अनिवार्य शर्त में यह है कि लड़का 21 साल मिनिमम होना चाहिए, लड़की 18 साल होनी चाहिए। अब कल जो एक घटना पूरी जब घटी है उसमें यह है कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उसके अध्यक्ष जो अंतर सिंह ने जांच करवाई है कि इनके जो मोनालिसा नाम की महिला है उनकी शादी को लेकर के, उनके जन्म तिथि को लेकर के, तो वो पता चला है कि उसमें प्रथम जो दुबे नाम के एक अधिवक्ता के मदद को आवेदन पे, और उनके पिताजी, मोनालिसा के पिताजी और प्रथम अधिवक्ता जो हैं दुबे साहब, उनके समग्र प्रयास से ये जांच निकल के आई है और केरल से लेकर के मध्य प्रदेश तक उनकी जो उम्र है वो 16 साल 2 महीने है। अब इसमें यह हुआ कि इसमें यह भी कहा गया कि CPM के एक बड़े लीडर का हाथ है, और PFI और सिमी जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का भी रोल है, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें घटनाक्रम हुआ था उस टाइम, तो उसको लेकर के अब जांच जारी है। उस पे खारगोन में उनकी FIR हो गई, अभी फिलहाल पॉक्सो हुई। चूंकि ये जनजाति से आती है तो जनजाति में ST एक्ट भी लगेगा उसमें, और जो सरकारी दस्तावेज के साथ जो हेरफेर किया गया, क्योंकि आप ध्यान रखेंगे जब भी आधार कार्ड में कोई चेंज होता है तो आपको थंब इंप्रेशन भी देना होता है। तो अब ये थंब इंप्रेशन मोनालिसा आ गया। मोनालिसा चूंकि नाबालिग है, नाबालिग कंसेंट दे नहीं सकती, तो अब ये जांच अन्वेषण अधिकारी ये जांच इस बात को लेकर करेंगे कि जो थंब इंप्रेशन किसने प्रेशर डाला थंब इंप्रेशन के लिए, क्योंकि ये तो साबित हो गई, यानी बात दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। गहन सरकारी जो दस्तावेज हैं, सरकारी अफसरों के सामने सरकारी दस्तावेज का जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 468, 478 बनेगा, और ये लंबे समय के लिए जेल जाएंगे, और ST एक्ट भी लगेगा क्योंकि उसमें सीधा सीधा इन्वॉल्व है नेशनल कमीशन। और ये पूरा प्रेमा फंसा है, इनके सारा फाइंडिंग्स के बाद ये FIR हुई है, तो ठोस FIR, और इस पे सबकी नज़र भी है। और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी इसका निवारण होगा। और ये भी एक तरीका मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, इन्वेस्टिंग एजेंसी को भी एक छोटी सी राय ये है कि आप इस बात को भी देखें कि जो फरहान है या जो उनसे संबंधित लोग हैं उनके बैंक अकाउंट का भी जाँच हो। कारण क्या है कि यूपी के अंदर ही जो बलरामपुर थे, छांगुड़ बाबा नाम के व्यक्ति के पास 1000 करोड़ की संपत्ति पाई गई, और उस व्यक्ति ने हर हिंदू के मुस्लिम लड़की का जो है वो रेड कार्ड फिक्स कर रखा था। तो ये कोई मनी ट्रेल का एंगल तो नहीं, इस बात पे भी जांच होनी चाहिए। आपका जो इशारा है वो ये है कि
कहीं ना कहीं धर्मांतरण का गिरोह से जुड़ा मामला, आप जैसा इशारा कर बिल्कुल रहे है हैं ही उस वो पर भी इशारा है। धर्मांतरण वाला ही है। ये जो कह रहे थे कि ये समरसता होनी चाहिए धर्म को, मोनालिसा अपने पास से कई वीडियो भी जारी कर रही थी, उन वीडियो का अब क्या महत्व है? जीरो महत्व है सर, उन वीडियो का कोई महत्व नहीं है। देखिए, वो तो सबसे पहले एक नाबालिग हैं, ठीक है, और उन्होंने जब पहले जो बोल रही थी कि मैं अपने माता पिता को भगवान मानती हूँ, ठीक है, और उसके बाद ये बोलती हमारे माता पिता कौन है जो मेरी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला ले सकते हैं। ये दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट के बीच में आपको दिखेगा कि ज़मीन आसमान का अंतर है। क्या मानते हैं? सो कोर्ट इस बात को मानता है कि 16 साल की लड़की का ब्रेन वॉश इस तरह से किया जा सकता है? जी बिल्कुल। आप अब मुझे जैसा लगता है, मैं जैसा प्राइमा फेसा दिख रहा है कि वो किसी न किसी प्रेशर के अंदर, चाहे वो उनकी वीडियो बना ली गई हो फिजिकल रिलेशन बनाते वक्त, या ऐसा कुछ भी, उसके थ्रू ही उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। अदरवाइज कोई बच्चा या कोई बच्ची ऐसा प्रेशराइज नहीं हो। एक चांस भी है कि उस बच्ची को ये भी बोला गया हो कि अगर तुम मेरे हिसाब से बयान नहीं दोगी तो तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन को जान से मार सकते हैं। जिस तरह से वकील साहब ने बताया, बाक्सर दोनों की बातों से एक ही रफ निकल के आता है कि कोई बड़ा इसमें शामिल है। जिस तरह केरल के मंत्री या किसी की बात हो रही है, आप इसके एक तो मैं ये समझना चाहूँगा कि अब मोनालिसा का क्या होगा, पुलिस क्या करेगी? सबसे पहले उन्हें, क्योंकि माँ बाप के पास जाने की स्थिति है नहीं है, मुझे पता नहीं, तो अब अगला स्टेप क्या होगा पुलिस को? देखिए, पुलिस सबसे पहले उनको रिकवर करेगी और मुझे लगता है कि साथ ही साथ उनके वकील को हैबियस कॉर्पस की एप्लीकेशन बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट फाइल कर देना चाहिए, जिसमें यह जवाब मिल जाएगा कि पुलिस उन्हें कहीं से भी पकड़कर उनके घर वालों को, परिवार को सुपुर्द करे। दूसरी बात कि बच्चों से गलती होती है, माता पिता को उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसमें माता पिता को यह समझना चाहिए कि किसी भी बच्ची के जीवन को खराब करने के लिए अगर उसे फोटो दिखाकर, वीडियो दिखाकर या फिर जालसाजी करके, थ्रेट करके, पैसे के, उन्हीं की मौत का डर दिखाकर, उन्हीं का मौत का डर कर दिखाकर अगर किसी के बच्चे के साथ ऐसा हुआ है तो उसमें बच्ची को आप दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि आज आप डिसोन करेंगे तो कल उसको कोई जो है मौत के घाट भी उतार सकता है। तीसरी बात कहूंगा कि इसमें जितने एक एक्ट में धारा होते हैं, अगर उतनी धारा भी लगा दी जाए उनके खिलाफ तो वो कम नहीं है, क्योंकि इसमें पॉक्सो का भी केस लगेगा, सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ और फोर्जरी का भी केस लगेगा, चीटिंग जो 420 में आता है उसका भी केस लगेगा, SC ST का भी केस लगेगा। पूरे तंत्र को विफल करने के लिए जो जो काम हो सकते थे वो किया गया, सिर्फ मोनालिसा से शादी करने के लिए, क्योंकि मोनालिसा महाकुंभ के अंतर्गत रुद्राक्ष की माला बेचती थी, जिससे कि एक हिंदू धर्म के होने का संदेश जाता था और वो वहां से पॉपुलर हुई थी। तो इनका सॉफ्ट टारगेट था कि ऐसे लोगों को अगर हम अपने धर्म में कन्वर्ट कराएं या शादी करें तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि हिंदू लड़कियां और जो अपने भगवान देवी देवताओं में विश्वास करती हैं वो भी आसानी से कन्वर्ट हो सकती हैं। और यही कारण है कि कई सारे बॉलीवुड के खान्स भी हैं जो 3-3 शादी कर छोड़ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं। और इन लोगों के इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि समाज के लोग हैं और समाज इनसे बाहर नहीं जाना चाहता। तो कहीं ना कहीं ऐसे में मेरा मानना है कि बहुत कड़े कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने ना सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए एक लड़की को इस तरीके से फंसाया है, बल्कि पूरे सिस्टम के आंख में धूल झोंकने का काम किया है। चाहे वो आधार कार्ड का चेंज कराने को हो गया उनका एज, चाहे वो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज में रजिस्ट्रार के सामने झूठ बोलने का हो गया कि हम 18 साल से ऊपर हैं, चाहे वो इनके बर्थ सर्टिफिकेट को छुपाने की कोशिश की गई हो। और ये एक SC ST के अंतर्गत आने वाली महिला है जो 16 साल 2 महीने की है। और ऑनरेबल कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कह चुका है कि अगर आप 18 साल के नीचे हैं तो आप शादी के लिए, सेक्स के लिए, इंटरप्ले के लिए, इंटरकोर्स के लिए कंसेंट नहीं दे सकते। आपका कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा। हालांकि एक एप्लीकेशन इंदिरा जयसिंह जो सीनियर एडवोकेट है यहाँ पे लगाई है, जिनका मानना था कि 16 से 18 साल को एक वैलिड एज मान लिया जाए कंसेंट के लिए, और अभी कोई ऑर्डर, लेकिन अभी उसमें कोई ऑर्डर नहीं आया। और मेरा मानना है कि उसमें आना भी नहीं चाहिए। पिछले दिनों हम लोग देख रहे थे कि कैसे सबरीमाला के केस में लर्नेड जज जो कि बीवी नागरत्ना मैडम है, उन्होंने कहा कि 1950-1955 में जब हम लोग रहते थे तो उस समय की चीजों का आज मजाक उड़ाया जाता है और सोसाइटल मोरालिटी जो है ये चेंज हो रही है समय समय पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उस समय भी लोग थे वो भी अच्छे थे, जो आज है वो भी अच्छे हैं। समाज को कुछ मानकों पे काम करना चाहिए और इसी पर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। मैं इसमें थोड़ा सा और समझना चाहूँगा सूर्य प्रताप जी कि
जैसा वकील साहब ने काफ़ी अच्छे से बताया। और ये अगर वास्तव में इसमें कानून का अक्षर सा पालन हो, मतलब कि हर एक्ट लग जाए जो अपराध हुआ है, तो फरहान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। उनके लिए ये रहेगा कि पूरी ज़िंदगी उनकी जेल में बीतेगी, और उनके साथ साथ जुड़े हुए जितने लोग भी रहेंगे वो सारे के सारे लोग जेल के अंदर रहेंगे आजीवन, क्योंकि ये एक ऐसा छोटा सा मुद्दा नहीं दिख रहा है। हम ये देखा जा रहा है कि वो लड़की जो प्रयागराज के घाटों से आई है, बंजारा कम्युनिटी है, एक तो उनको डराना बहुत इजी होता है, पढ़े लिखे लोगों को डराना थोड़ा कम, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ वो कम डरेंगे, लेकिन जो बंजारे हैं बेचारे सड़क पे काम करते हैं उन्हें बहुत इजीली डराया जा सकता है। वास्तव में ये कम्युनिटी आर्थिक स्तर पे बहुत कमजोर है, है, उसके एसटी बहुत पीछे हैं, तभी तो उनको रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि ये समाज में एक और आगे कदम बढ़ाएं और अपने आप को और बेहतर परिस्थिति में लाएं। बिल्कुल, जो बात आपने कही सूर्य प्रताप जी ने बड़ी महत्वपूर्ण की कि ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक साजिश है बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी मैं इसमें पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसी साजिश है मध्य प्रदेश में, ये चूंकि मुकदमा दर्ज होगा तो वास्तव में हो गया, जो धाराएं और इसमें इन्वेस्टिगेशन में आ सकती हैं, आप एज ए सीनियर एडवोकेट आप सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो ये जो पूरी घटना दिखती है आपको, इसमें कौन कौन से एक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं जो लगना ही चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पॉक्सो तो हम समझ गए, बिल्कुल पॉक्सो तो लगी है पॉक्सो में, और दूसरी चूंकि एसटी कैटेगरी से है तो एसटी एक्ट भी लगेगा। तो इसके अलावा जो आईपीसी की धाराएं हैं जो अब बीएनएस हो गई 467, 468, 471, यानी सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करना, और सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले भी कहा, आधार कार्ड में छेड़छाड़ हुआ है, आपके सर्टिफिकेट फैब्रिकेटेड बनाए गए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो भी मैरिज रजिस्टर्ड हैं उनके सामने आपको कम से कम पेपर सबमिट करने पड़ते हैं ओरिजिनल, और आप फेक बनवा लो तो, क्योंकि बिना 16 साल में तो आपको रजिस्टर्ड मैरिज नहीं करेंगे। तो जिस दिन से मुझे लग रहा था कि जैसा कि जितनी तेजी से रजिस्टर्ड मैरिज हुई है, तो उस मैरिज रजिस्टर्ड से भी बयान लेना चाहिए कि आपने पेपर में क्या क्या थी है, वहां से एक सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी चाहिए कि आप, सीधी सी बात है, हर कोर्ट हर रजिस्टर्ड के सामने से आप एक मूल प्रति जो है सर्टिफाइड कॉपी रिसीव वो अप्लाई कर सकते हैं, या आरटीआई के थ्रू मांग सकते हैं कि इनकी सर्टिफाइड कॉपी मुझे दीजिए, और उसमें दिख जाएगा कि उन्होंने दिया, और सीधी सी बात वो फेक ही होगा, क्योंकि 18 साल वहां दिखाना अनिवार्य, क्योंकि नेशनल कमीशन ऑफ सिविल ट्राई कर लेगा। मैं ये कह रहा हूँ सेक्शन 4 स्पेशल मैरिज एक्ट साफ साफ कहता है कि 18 साल आपकी होनी ही होनी चाहिए। जब आप 16 साल 2 महीने की हैं तो 18 साल आपको सीधी सी बात है फेक बनवा के ही कराया गया हो, यानी नकली बना है तो उस पर आप सरकारी दस्तावेज है, आधार कार्ड हो गया है, चाहे किसी भी तरीके का, फरहान ने भी नहीं किया। अब यही बात एग्जैक्टली आपके सवाल का मूल जवाब, अब उसमें फरहान इन्वॉल्व तो है ही है, फरहान के साथ साथ कौन इन्वॉल्व है, फरहान का अकाउंट स्टेटमेंट चेक करना चाहिए, एक एक पैसे की इंक्वायरी करना चाहिए कहाँ पे, क्योंकि आप इतने बड़े एक्टर तो है नहीं कि आपको 2-2 करोड़ की फिल्म मिल जा रही है। उसके अलावा आप इनके घर वाले के हर आदमी का, फरहान का सोशल मीडिया अकाउंट प्लस एक कॉल डिटेल सीडीआर चेक होनी चाहिए, किस किस से कनेक्शन है, क्या पता कोई छांगुड़ बाबा टाइप कोई और बाबा तो नहीं है इसको जो पैसा फंड कर रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है ये जो पूरा केस बनाया गया था नैरेटिव सेट करने के लिए था कि लव जिहाद नामी कोई चीज नहीं होती है, प्रेम होता है। मोनालिसा भी आई थी कि राधा ने प्रेम नहीं किया था, भाई राधा ने प्रेम किया था, अलग इशू था, और ये आपका अलग इशू है। यहाँ पे तो नाबालिग हो गई है, वही तो अब ये बातें सोशल मीडिया पे जो उसने कही हैं, अब वो अब कानूनी महत्व नहीं है, और ना ही कानून की नजर में मोनालिसा कंसेंट जो होता है, सहमति शादी के लिए आप एक वो नहीं सक्षम, वो नहीं है, आपकी पात्रता ही नहीं मानी जाती है, आप एलिजिबिलिटी ही नहीं रखती है, तो आप उनकी शादी नल एंड वॉइड हो जाएगी। और अभी मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियल ट्रेल होगा, और मुझे युक्त आशंका इस बात की भी है कि देखिएगा आने वाले समय, जैसे मैंने A to Z चैनल को भी कहा था कि नाबालिग है और इनको जो है जांच होनी चाहिए, वो हो गई, कल गया कल। मुझे लगता है कि यहाँ पे PMLA की भी धाराएं और कुछ ना कुछ फंडिंग का भी एंगल आएगा, सही से मनी लॉन्ड्रिंग का भी एंगल आ सकता है, क्योंकि कोई भी सीरीज बात जिस तरीके से एक छोटे से एक्टर को सुदूर दक्षिण में जाके केरल के एक मंत्री उसको अपने घर में पनाह देता है, वहाँ शादी करवाता है, सिंगल डे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वो इतनी तेज गतिविधि हुई कि मुझे तभी से शक हुआ था कि कुछ गलती है, भी शामिल है, बिल्कुल बैंक का भी CPM का, हाँ बिल्कुल मुस्लिम वोट है और उसको कंसोलिडेट करने के लिए है, और पूरा का पूरा देश के अंदर ये एक बड़ा नैरेटिव चल रहा है कि मुस्लिम लोग का एक बड़ा संगठन है, उसमें बहुत छांगुर बाबा टाइप हर जगह है, उन्होंने रेट कार्ड फिक्स कर रखा है कि हिंदू लड़की की इस जाति के लोग लाओगे 18 लाख, इसके 12 लाख, इसके 10 लाख, वो पूरा कन्वर्जन का चल रहा है, ये पूरा मतलब योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है उस नेता से भी जान पहचान होनी चाहिए, मतलब पूछताछ होनी चाहिए। एक थोड़ा सा बेवकूफ़ी वाला सवाल इसलिए कर देता हूँ कि कई लोग बेवकूफ़ाना सवाल करते हैं, और वो सोशल मीडिया पे करते हैं, किसी को जायज़ ठहराने के लिए करते हैं कि भाई वो लड़की है, लग तो नहीं रही है 18 की, वो 18 से कम की 16 की, इससे कोई कोर्ट में फर्क पड़े? इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, कोर्ट मांगती है डॉक्यूमेंट,
अगर डॉक्यूमेंट है आपके पास तो आप 18 से प्लस लगेंगी, अगर नहीं है अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है जिसमें आप 18 से ऊपर दिख रही हैं, हाँ, डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप लगेंगी कोर्ट को कि हाँ ये एलिजिबल हैं, 18 से ऊपर हैं। कुछ नहीं होता, कुछ छोटे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाइट को कोई मसला नहीं है। इसमें एक और चीज भी होती है, मैंने कई बार केस कवर किए हैं, तो उसमें एक होता है, एक जांच होती है हड्डियों की। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, हाँ बिल्कुल, ऑस्फिकेशन टेस्ट। अगर आप धारा 94 की क्लॉज 2 देखेंगे, जे एक्ट का, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, उनकी इस बात का जवाब मैं बिल्कुल एक्ट से मिल रहा है, उसमें भी यही कहा गया है। उसमें 3 कैटेगरी एज डिटर्मिनेशन का, वो 94 जो है एज डिटर्मिनेशन की बात करता है। उसमें कोई लड़का या नाबालिग जो कोई अपराध करता है उसको बोलते हैं जुवेनाइल। वो अवयस्क है कि नहीं, चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, उसका जो 16 से लेकर 18 साल के बीच का उम्र है, 16 से नीचे को सीधे सीधे नाबालिग मानते हैं, 16 से 18 के बाद को ये मानता है कि क्या वो बच्चा मानसिक परिपक्व है। उसके लिए क्या क्या निर्धारण, अब निर्धारण की प्रक्रिया है, पहले मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या स्कूल का सर्टिफिकेट, वो नहीं, वो सबसे पहली प्राथमिकता मानी जाएगी। उसमें ऋषिपाल सिंह सोलंकी वर्सेस ऑफ यूपी का जजमेंट है। उसके बाद जो दूसरा है कि म्युनिसिपल कमिटी जो जैसे एमसीडी जारी करती है, जो नगर पालिका जो बर्थ सर्टिफिकेट, वो, और दोनों नहीं है तब ऑस्फिकेशन टेस्ट होता है। यानी ऑस्फिकेशन टेस्ट वहां भी तीसरे नंबर पे है, 2 नहीं होने के पर। अगर दोनों है तो ऑस्फिकेशन टेस्ट का आप ले ही नहीं सकते उस पे जजमेंट, या मतलब किसी डॉक्यूमेंट पे शक है तब। लेकिन शक नहीं है, डॉक्यूमेंट नॉन एबिलिटी की नहीं है, नॉन एबिलिटी पे। इसमें 2009 का जो है वो शायद जन्म प्रमाण पत्र है, 2009 की जनवरी, उस हॉस्पिटल से निकाला है ना, हॉस्पिटल से, तो इनकी 2 में आ रही है मामला। वो तो प्रथम दृष्टा सबसे मजबूत हुआ ना, प्रॉपर प्रूफ है, और ऑस्फिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 94(1) का वो सबसे बेस्ट प्रॉपर प्रूफ है। वो उसमें हड्डियों की जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इस केस में वैसे भी ये विक्टिम है, तो इसमें हड्डियों की जांच का तो पॉक्सो में जब विक्टिम होता है, इनका हो ही नहीं सकता। वहां जो जे एक्ट लागू भी होता है तो अपराधी पे लागू होता है, यहाँ तो विक्टिम है। अब आप समझ लीजिए, पॉक्सो एक्ट जनरल न्यूट्रल एक्ट है इनके, बिल्कुल, कि इनके गार्जियन की तरफ से कंप्लेन गई है। गार्जियन जो प्रथम दुबे अधिवक्ता है, एक अधिवक्ता हमारे फैटर्निटी के हैं, अधिवक्ता साहब हैं, वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब गए, वहां पे जो दिल्ली के अंदर है, वहां पे कार्रवाई, वहां पे उन्होंने याचिका लगाई, उसकी सुनवाई हुई, याचिका में जांच किया गया एमपी से लेकर के केरल तक, तब पता चला कि 16 साल 2 महीने है। तो यानी यहाँ पे एक कमीशन सीधा इंक्वायरी, अपने प्राइमरी इंक्वायरी हुआ, सबूत के बाद एफआईआर हुआ है कमीशन के कहने पे। तो यहाँ तो ये सीधा है कि आप तो फरहान लंबा जाएंगे। एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए तो ठीक, ट्रांजिटिव एंटीसिपेटरी बेल, लेकिन क्योंकि आपको एंटीसिपेटरी के लिए आपको आना पड़ेगा खरगोन, और इससे पहले कि आप खरगोन आ गए आपके एमपी पुलिस उठा लेगी, आपका एंटीसिपेटरी हो जाएगा इन्फेक्चुअस। तो यानी आप जेल जाने के लिए सरकार तैयार रहिए, आपकी यात्रा तय है, और जो नैरेटिव आप बना रहे थे नेटवर्क पे वो आप फेल हो गए हैं, आपको बचाने वाला आपको है नहीं। देखिए, यहाँ पर एक बात क्लियर होती है, ठीक है, प्रेम की बात होती है, प्रेम होते भी हैं, अलग अलग जाति धर्मों के बीच भी प्रेम संबंध देखे गए हैं, कई हैं, फिल्म स्टार में भी है, क्रिकेट खिलाड़ियों में भी है, हिंदू मुस्लिम भी है। अभी शायद हिंदू के शिवम दुबे हैं, उनकी पत्नी मुस्लिम है, तो जहीर खान की पत्नी हिंदू है। वो मैटर अलग है, वो उम्र के हिसाब से है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई लड़की है जो 16 साल 2 महीने की है, और उसका सर्टिफिकेट गलत बना करके, कागजात गलत बना करके अगर कोई शादी करता है और उसका प्रूफ इस तरह मिल जाता है, इस खरगोन में मोनालिसा के मामले में मिला है, तो ये बेहद खतरनाक होने वाला है। और चाहे है, मैं मानता हूँ ऐसे मामलों में राजनीतिक भी पीछे नहीं रहेंगे, इस पर राजनीति भी होगी। देखना होगा ये कार्रवाई किस तरीके से चलती है, किस तरीके से चलती है, और क्या परिणाम होता है। इस पूरे मामले पर बतौर दर्शक या कानूनी विशेषज्ञ भी अगर आप हैं तो क्या राय रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारे लिए बेहतर होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन दीपक विश के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.